हूं शांतनु और नेटफ्लिक्स इंडिया पे अच्छी वेब सीरीज का आना बराबर है कनीज सुरका या फिर ऐश्वर्या मोहन राज के मुंह से अच्छा जोक सुन लेना, जो कि मुश्किल से मुश्किल साल में 2 या 3 बार होता है। कुछ टाइम पहले आया था कैट, उसके बाद आया कोहरा, लेकिन कैट और कोहरा को मिला के उन दोनों शोज के आसपास जितनी हाइप नहीं थी उससे कहीं ज्यादा हाइप है गन्स एंड गुलाब्स के आसपास। मे बी दिस इज बिकॉज द ट्रेलर वाज वेरी प्रॉमिसिंग और ट्रेलर में जिस कास्ट की हमें झलकियां दिखाई गई वो भी बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग कास्ट है और ये साथ ही साथ राज और डीके का प्रोडक्शन भी है। तो क्या ये शो देखने लायक है या फिर है ऐਵੇਂ ही ठीक ठाक, कुछ ज्यादा खास नहीं? इसी बारे में बात करेंगे आज ऑनेस्टली सेइंग में। अब बात करी जाए तो राज एंड डीके की बनाई हुई कहानियों में सबसे स्पेशल क्या होता है? मेरे हिसाब से इन्होंने जितने भी वेब शोज बनाए हैं, पहले फैमिली मैन और फिर फर्जी, इनमें एक चीज बहुत कॉमन है कि हर वेब शो में ना मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं और फैंटास्टिकली रिटन कैरेक्टर्स हैं वो, और इन कैरेक्टर्स ना ये सारे के सारे कैरेक्टर्स अपने ही एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं और इन कैरेक्टर्स के बीच की जो कॉमेडी है वो इतनी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है कि वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में रह जाएगी। सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, बीजीएम, ये सब बाद की बात है। नो डाउट उनके शोज में ये काफी ऑन पॉइंट होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो ये ऑडियंस को देते हैं अपने शोज के द्वारा वो है कि 7 से 8 एपिसोड में ये इतने सारे कैरेक्टर्स तुम्हारे को परोस देंगे दैट बाय द एंड ऑफ द शो हर बंदे का एक इंडिविजुअल फेवरेट कैरेक्टर होगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन विद यू इन गन्स एंड गुलाब्स। भाई आप फटी पैंट क्यों पहन रहे हैं? तेरी गोटी दिख रही है क्या? नहीं भाई। इस शो को देखने में तुम्हें मजा पता सबसे ज्यादा क्यों आएगा? क्योंकि इसकी कहानी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा उलझी हुई है। ऑल्दो कहानी है अफीम की खेती और तस्करी के बारे में, जिसमें 2 गैंग्स जो 2 अलग अलग शहरों के हैं वो इन्वॉल्व हैं। अब इस पूरी की पूरी कहानी के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं 3 स्कूल के छोटे से लौंडे, उनकी लव स्टोरियां, उसके बाद एक इंग्लिश टीचर की इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद राजकुमार राव का पूरा कैरेक्टर जो भैया टिप्पू पाना बनता कैसे और उसका बाप कौन होता है। तो इतना बड़ा इकोसिस्टम है ये कि जब तक हर चीज सुलझेगी 8वां एपिसोड आ जाएगा एंड योर माइंड विल बी ब्लोन कि भैया कितनी बढ़िया तरीके से ये कहानी लिखी गई है। हिलने की कोशिश की तो तेरे अंडों का आमलेट बना दूंगा। राजकुमार राव को इस शो के अंदर जो कैरेक्टर दिया है ना वो देख के तुम कन्विंस हो जाओगे कि राजकुमार राव ना ये वाले कैरेक्टर्स के लिए ही बना है। अच्छा, राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है वो है भैया एक अनपढ़ गवार सा मैकेनिक जिसका नाम है पाना टिप्पू। अब उसका नाम पाना टिप्पू पढ़ता कैसे है, वो कहानी हिलेरियस है भाई, तुम्हें मजा आ जाएगा देख। गुलशन देवैया के कैरेक्टर का नाम है चारकट आत्माराम। अब मेरे हिसाब से चारकट आत्माराम जो कैरेक्टर है पिछले 5-10 साल में जितनी भी वेब सीरीज आई है ना कंबाइंड ऑल ओटीटी पे, और उनमें से जो आइकॉनिक कैरेक्टर हैं जो सबकॉन्शियसली हम भूलते नहीं है कि भैया इस वाले शो में ये था, उस वाले शो में ये था, मेरे हिसाब से गुलशन देवैया का चारकट आत्माराम उनमें से एक है। द मोस्ट मिस्टीरियस एंड फनीएस्ट थिंग अबाउट चारकट आत्माराम कैरेक्टर इज द फैक्ट कि पूरे के पूरे शो में तुम्हें पता ही नहीं लगेगा ये किलर है जो एक इंसान है या फिर ये किलर है जो एक पिशाच भी है साथ में। और सबसे बढ़िया चीज पता है क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक? ये जब भी एसटीडी, आईएसडी या पीसीओ पे फोन करने जाता है ना किसी को, तो सामने टाइमर लगा होता था। 90s के बच्चों को याद होगा कि 1 मिनट तुम्हारे को बता देगा, उसके बाद कॉल कट हो जाएगी। आत्माराम बहनचो 1 ही मिनट बात करता है किसी से भी, चाहे सामने से कोई भी कुछ भी बोल रहा हो। चारकट आत्माराम ये 4 चरणों में आत्मा की शुद्धि करता है। 3 लौंडे हैं जो स्कूल वाले हैं भाई, क्या फैंटास्टिक आउटस्टैंडिंग काम किया इन तीनों लौंडों में। इनमें से एक लौंडे को मैं शाउट आउट देना चाहूंगा, उसका नाम है तनिष्क चौधरी। ये रोल प्ले करता है गंगाराम का। इसको प्यार हो जाता है अपनी इंग्लिश टीचर से और इसको खुद इंग्लिश बोलने नहीं आती है, लगातार फेल होता है। भाई बंदे ने क्या काम किया, मैं हंस हंस के लौट गया। शो के अंदर एक कैरेक्टर है, उसका बहुत ही कम स्क्रीन टाइम है, मतलब 4 या 5 शॉट्स होंगे 8 एपिसोड्स के अंदर। उस कैरेक्टर का नाम है कमरकट। अब वो क्या करता है, कौन होता है, वो बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन ये एक एग्जांपल है, वो कैरेक्टर एक एग्जांपल है राज और डीके की पावरफुल राइटिंग का कि कितने छोटे से कैरेक्टर्स भी कितने ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाएंगे। और जब तुम कमरकट के डायलॉग सुनोगे ना, जो गिने चुने हैं 4 या 5, तुम हंस हंस के पागल हो जाओ। शो में एक और ऐसा छोटा सा कैरेक्टर है जिसके 3 या 4 शॉट्स हैं, और वो है गली में जो जादूगर नहीं आते थे लेट 80s से अर्ली 2000s तक, पूरे 90s में हम लोगों ने उनको देखा है कि भैया आके तावीज बेच देते थे, तरबूज गायब कर दिया, सिक्का गायब कर दिया, उसका कैरेक्टर है। और वो भी 3 या 4 शॉट्स के लिए, लेकिन वो तुम्हारे को याद रह जाएगा। आज तो गुलाबगंज में आग लगेगी। आग नहीं, कहर। जो लोग 90s और अर्ली 2000s में बड़े हुए हैं उनको याद होगा हम लोग फ्लेम्स निकाला करते थे कि भैया एम आ गया तो मैरिज आ गया, एल आ गया तो लव आ गया। अरे भाई मजा आ गया वो नॉस्टैल्जिया देख के। इनफैक्ट 1-2 शॉट्स में ये है कि भैया जवान बच्चे हैं छोटे छोटे, भैया वो लड़की से कंधा मिल गया स्कूल में, वो भाई प्यार हो गया, आज तो तेरी भाभी आई है दूर से, भाई वो पूरी की पूरी चीज ना इट विल टेक यू बैक टू द 90s इफ यू ग्रू अप देन। ये सब बाद में कर लें, वो
अभी मूड बदल जाएगा। स्टोरी अगर 90s के सेटअप के अंदर फंक्शन करती है तो सोचो अटेंशन टू डिटेल अराउंड द एनवायरनमेंट कितनी ज्यादा जरूरी होगी। गाड़ी के नंबर प्लेट्स कैसे होंगे, कौन से ब्रांड की गाड़ियां थी उस टाइम पे। इनफैक्ट कैंपा कोला, पेप्सी और कोका कोला नहीं थी तब इतनी पॉपुलर, कैंपा कोला चला करती थी और गोल्ड स्पॉट चला करते थे। वो वाली चीजों पर भी बहुत बारीकी से ध्यान दिया गया है। 90s के लैंडलाइन फोन्स, पीसीओ, एसटीडी, आईएसडी वाले फोन और कैसे उनके आगे टाइमर लगे होते थे, बड़े बड़े टीवी जिनमें नॉब्स यूज होते थे, लूना चलाते थे उस टाइम पे लोग, एसडी चलाते थे। मेरे फादर के पास एसडी थी, ऑल्दो वो 80s की थी बट लोगों के पास 90s में भी थी वो। उसके बाद RX100 और कॉन्टेसा दिखाई गई है। तो पूरे का पूरा जो एनवायरनमेंट, जो वर्ल्ड सेटअप किया है इन्होंने 90s का, इट विल कंप्लीटली अब्सॉर्ब यू। कितने लोग मर रहे हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर, एवरीबॉडी इज डाइंग, बट तुम्हारे को समझ नहीं आएगा कि कितने सारे सरप्राइज इन स्टोर हैं तुम्हारे लिए। दिखाता हूं कि मैं गांची हूं। लेट सतीश कौशिक साहब को स्क्रीन पे देख के और उनकी प्रेजेंस, उनकी कॉमेडी टाइमिंग को देख के ना बार बार तुम्हें रियलाइज होगा कि कितना बड़ा टैलेंट हमने खो दिया है। बट नंदलेस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनको देख के बहुत रिफ्रेशिंग लगा। साथ ही साथ डीक्यू यानी दलकर सलमान को देख के भी काफी अच्छा लगा। वेरी प्रॉमिसिंग एक्टर। मैंने तुम्हारे बाप से हाथ नहीं मिलाया और तुम्हें लग रहा है तुमसे मिला लूंगा। आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आउट एंड आउट हिलेरियस कॉमेडी है यार थ्रू आउट। जिस भी कैरेक्टर को इन्होंने जोक्स दिए हैं ना, उन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया है। जो जोक्स हैं, जो पंचेस हैं, और कितनी ऑर्गेनिक तरह से वो क्रिएट होता है पूरा का पूरा सीन, और फिर वो जोक निकल के आता है। फैंटास्टिक एडिटिंग है, आउटस्टैंडिंग कलर ग्रेडिंग है, सिनेमेटोग्राफी भी बहुत जबरदस्त है और बहुत ही एक्सीलेंट सॉन्ग सिलेक्शन है। 90s के एनवायरनमेंट के हिसाब से बीजीएम को सिलेक्ट करा गया है और बहुत अच्छा बैठता है वो। लेकिन हाँ, ऑल्दो स्टोरी बहुत एंटरटेनिंग है, एक चीज मुझे फील हुई और काफी और लोगों को भी ये बात फील हो सकती है ये शो देखते हुए, और वो ये है कि कहानी बहुत स्लो बर्न है और वो क्लासिक राज एंड डीके स्टाइल है। उनका कोई भी शो देख लो, वो धीरे धीरे तसल्ली से आगे बढ़ता है, अपना टाइम लेता है कुक होने के लिए, वो एक्सप्लोर करता है सारे के सारे कैरेक्टर्स को, और यहां पे भी वही होता है। मुझे ऐसा लगा कि चौथे से छठे एपिसोड के बीच में कहानी थोड़ी ज्यादा ड्रैग हो रही है, इसको छोटा करा जा सकता था, लेकिन नॉनदलेस आई हैड फन। चौथे से छठे एपिसोड के बीच में कहानी फन है देखने में, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली प्रेडिक्टेबल हो जाती है और तुम प्रेडिक्ट कर लो कि आगे क्या होने वाला है, विच डज स्पॉइल द फन लिटिल बिट। कहते हैं हर इंसान के अंदर एक शैतान होता है और कसम पैदा करने वाले की वो शैतान को अंदर ही रहना चाहिए। शो में कई कई जगह पर गैंग्स ऑफ वासेपुर की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स आती हैं, लेकिन अगर तुम लॉजिकली सोचोगे कि गैंग्स ऑफ वासेपुर इतनी आइकॉनिक बन चुकी है कि कोई भी ऐसी कहानी जो गांव से डील करे, जो गांव के व्यापार से डील करे, वहां के गैंगस्टर कल्चर से डील करे, तो लगने लग जाता है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर है। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी मिस्टेक या फिर कोई शिकायत वाली बात है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अबे पेट्रोल खत्म हो गया है, चल 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 चल। राज एंड डीके के साथ साथ हैट्स ऑफ टू सुमन कुमार एंड सुमित अरोड़ा, जिन्होंने को राइट करा है और डायलॉग्स दिए हैं इस शो के लिए। दे सेट द प्रेसिडेंट कि भैया हाँ, ऐसे डार्क कॉमेडीज लिखी जानी चाहिए फॉर ओटीटी। इस पूरी स्टोरी का पॉइंट क्या है? तो भैया ओवरऑल रोस्टर बहुत बड़ा है शो में एक्टर्स का, लेकिन एवरीबॉडी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। कोई फालतू के सेक्स सीन्स नहीं है, लेकिन हाँ गालियां हैं, तो घर वालों के साथ बैठ के देखना है या नहीं ये तुम्हारा डिस्क्रेशन है। मेरे को शो काफी एंजॉयबल लगा, जहां जहां पे लैगिंग था मैंने वो तुम्हारे को बता दिया है। स्लो लग सकता है कुछ लोगों को, कहानी इधर उधर जाती हुई, डीरेल होती हुई लग सकती है, बट इट गेट्स राइट बैक ऑन द ट्रैक। तो जाओ जाके चेकआउट करो शो को, मजा आएगा देखने में। और मेरी नेक्स्ट वीडियो किस पे आने वाली है? इन दोनों महानुभावों पे, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली अपनी रीलों के द्वारा मुठ एजुकेशन को इंडिया में रेवोल्यूशनाइज कर दिया है और इतनी मिस इंफॉर्मेशन फैला दी है कि मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। अब इनको घोड़ी बनाया जाएगा और इनको लिखा जाएगा एक पत्र, यानी कि व्हाट इज द टाइम इट इज अ लेटर राइटिंग टाइम। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को चेकआउट करना मत भूलना, सेक्शन में छोड़ते जाना। तब तक के लिए मामा मियां, लजानिया, पप्पी, बाय बाय। पैंट से हाथ निकाल लो।